गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लियर? यस या नो बता दो एक बार। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा। चलिए मेरी ओर से ठीक है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए फटाफट से आ जाइए। और सबसे पहले आपकी क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए। तब तक मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, क्योंकि हम लर्निंग वाला जो टॉपिक है आपका यूनिट है उसी को अभी कवर करा रहे हैं। तो आज की जो थियरी रहने वाली वो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी रहने वाली है, वो भी पेवलो की। ठीक है, बाकी लोगों ने भी क्लासिकल कंडीशनिंग में थियरी में काम किया हुआ है, उनकी क्लास हमारी कल होगी, लेकिन आज हम स्पेशली पेवलो की थियरी को ही यहाँ पर लेने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करने की कोशिश कीजिए। जो भी बच्चे मास्टर में हैं, ठीक है, एमए कर रहे हैं या फिर जो बच्चे बीए कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि उनको एग्जाम में, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है उनमें भी अगर उनको एज ए टाइप में अगर थियरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के आंसर करने हैं तो वो इजीली कर पाए। ठीक है ना, तो इतना काम जरूर करिएगा, ये नेक काम है और ऐसा नेक काम जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, इसमें ना ही आपके पैसे लगते हैं, ना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, कुछ अच्छा होता है आपके थ्रू, तो इतना जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगी, इतने सारे बच्चों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए, तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को पता है कि साइकोलॉजी वालों को पता है कि मोटिवेशन कितना मेजर रोल प्ले करता है ना, अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो यहाँ पर नीतीशा ने कमेंट की है, थैंक यू सो मच नीतीशा, थैंक यू सो मच सिद्धि, थैंक यू सो मच अंकी, थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच मनीषा और थैंक यू सो मच अंकिता। आप सभी को थैंक यू सो मच। और बाकी ने बाद में जो भी कमेंट्स की होगी, जिनकी यहाँ पर रह गई, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। भगवान भोलेनाथ आप लोगों को बहुत सारी तरक्की कराए और आपकी जो भी विशेष है वो सारी विशेष पूरी करे। चलिए अब रेडी है ना पढ़ने के लिए, थियरी पढ़ने के लिए रेडी? प्लीज एक बार रेडी लिख दीजिए। मैम मानू एंड सोशियो पार्ट 2 जिस सेट के लिए बुक सजेस्ट करो ना। देखो, जिस सेट के लिए कोई बुक पर्टिकुलर नहीं है, सॉरी, ठीक है, साइकोलॉजी में कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं है, चाहे जी सेट हो चाहे यूजीसी नेट हो। आपको खुद से ही सर्च करिए नेट पे और कंटेंट जो अलग अलग जगह से इकट्ठा करिए और पढ़िए। मैं यही काम करती हूँ। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर, काफी सारी बुक है मेरे पास, लेकिन उनमें किसी में, हर एक बुक में कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो एक ही बुक पे डिपेंडेंट रहोगे तो 30 से 40% ही वहां से क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। उससे बेटर ये है कि टॉपिक को लो और टॉपिक को नेट पे ढूंढो, अलग अलग वेबसाइट से। मैंने पहले ही दिन बताया था कि अलग अलग वेबसाइट से देखो कि भाई अगर इस वेबसाइट पे है तो कॉमन चीज क्या है, उसको अलग कर लो, कॉमन चीज को। ठीक है, कॉमन मुद्दे जो होते हैं उसको अलग करो, और जो अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है उनको एक साइड पे रखो, और उसको जो डिफरेंस है, ठीक है ना, हर एक वेबसाइट पे उनको अलग करो, और फिर इन दोनों को मिला के आप पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैम आज फर्स्ट बार शायद ऐसा हुआ कि जितने वॉचिंग है उतने लाइक भी हैं। अभी तो दिख रहा है लेकिन बाद में नहीं आएंगे। ठीक है ना, मैम एक हिंदी में बुक है प्रतियोगिता, उसमें नहीं है, मेरे पास है बुक। ठीक है, प्रतियोगिता मनोविज्ञान मेरे पास है, उसमें भी पूरा सिलेबस नहीं है। अगर आप लेना चाहते तो लीजिए भाई, मेरे पैसे तो वेस्ट नहीं होते, आपके होने वाले। ठीक है, तो आपको लेना है तो लीजिए, मेरे पास वो बुक भी है। ठीक है,
तो मैंने जितनी भी बुक है अरिहंत की भी ली हुई है, ठीक है, AK सिंह की भी ली हुई है, फिर ये प्रतियोगिता मनोदर्पण भी ली हुई है, बहुत सारी बुक्स है मेरे पास साइकोलॉजी की, एक पूरी अलमारी भर के साइकोलॉजी की बुक है, लेकिन पूरा सिलेबस किसी भी बुक में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ग्रुप नहीं है, आज से आप दूसरी जगह पे जाके ढूंढिए, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है ना। कमेंट, एक ही कमेंट बार बार करके डिस्टर्ब करना है तो प्लीज दूसरी जगह पे जाके ढूंढिए, यहाँ पर नहीं है। चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी जो है वो पेवलोव ने दी थी, ठीक है, 1897 में दी थी। आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सी थियरी कब डेवलप हुई थी, ठीक है ना, तो उसको सीक्वेंस में लगाने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 1897 में पेवलोव ने दी थी, बहुत पुरानी थियरी है, इसलिए इसको क्लासिकल बोला जाता है। इवान पेवलोव जो थे वो रशियन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और ये जो ना उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, तो वो डाइजेशन की प्रोसेस में वो कर रहे थे। एक्चुअली में वो साइकोलॉजी की फील्ड में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने डाइजेशन की प्रोसेस को समझने के लिए कुत्ते पे ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। बाद में इसको बिहेवियरिज्म में जॉन बी वाटसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया। इवान पेवलोव ने जो एनिमल पे किया, डॉग पे किया, उसी तरीके से जॉन बी वाटसन है, उन्होंने क्या किया, बच्चे पे यानी कि इंसान पे उसी प्रयोग को किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये साइकोलॉजी में एंट्री की है। और यहाँ पर इनकी बर्थ और डेट की बात करें तो बर्थ उनका 1849 में हुआ था और डेथ उनकी 1936 में हुई थी। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी इनको बोला जाता है, ठीक है। 1904 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, बहुत महान व्यक्ति थे ये। नोबेल प्राइज मिलना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है ना, तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। थियरी का जो बेस है वो कंडीशनिंग है, ठीक है, कंडीशनिंग के बेस पे ये पूरी थियरी बनी है। इसको टाइप एस थियरी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस पे फोकस किया गया है, स्टिमुलस फूड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टिमुलस पे फोकस किया गया है, इसी वजह से टाइप एस थियरी भी बोलते हैं। CR थियरी भी बोलते हैं इसको। CR का C का मतलब होता है आपका कंडीशन एंड R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स थियरी भी बोला जाता है। और फिर कंडीशनिंग के बाद जो रिस्पॉन्स मिला है उसी के बेसिस पे कंडीशन रिस्पॉन्स थियरी कहा जाता है। पेवलोव कंडीशनिंग भी कहा जाता है क्योंकि पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया है, सो इसी वजह से पेवलोव कंडीशनिंग भी बोला जाता है। रिस्पोंडेड कंडीशनिंग भी बोला जाता है, रिस्पॉन्स को यहाँ पर देखा गया है, ठीक है, इसी वजह से रिस्पोंडेड कंडीशनिंग भी कहा जाता है। कंडीशन रिफ्लेक्स थियरी भी बोला जाता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इनेट, इनेट का मतलब होता है जो जन्मजात, जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले से ही वो चीजें उसके अंदर होती है, ठीक है। लार गिरती है, ठीक है, कुत्ते के मुंह से, तो वो प्रोसेस, लार गिराने की प्रोसेस उसने सीखी हुई नहीं है, वो जन्मजात मिलती है ना। किसी भी चीज को देखकर आपके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाना, वो हमारी जन्मजात होती है, बाय बर्थ चीजें होती है, उसी को हम रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन रिफ्लेक्स थियरी भी बोला जाता है, कंडीशनिंग की जाती है, ठीक है, और जो इनेट चीजें हैं उसके साथ की जा रही है, तो कंडीशन रिफ्लेक्स थियरी भी इसको बोला जाता है। एसिस थियरी भी बोला जाता है। एसिस थियरी क्यों बोला जाता है कि एक तो स्टिमुलस कौन सा है, फूड है, और दूसरा स्टिमुलस कौन सा है आपका यहाँ पर बेल है, या फिर बाद में तो लाइट भी लिया गया था, है ना। तो इस तरीके से जो अदर स्टिमुलस एक्सपेरिमेंट में लिए गए थे उसको भी एस बोला गया है, इसी वजह से इसको एसिस थियरी भी बोला जाता है, स्टिमुलस थियरी भी बोला जाता है। इज क्लियर यहाँ तक? चलिए, क्लासिकल कंडीशनिंग एक सीखने का सिद्धांत है, लर्निंग की थियरी है, कैसे सीखा जाता है, ठीक है ना, उसके बेस पे ये पूरी थियरी बनाई गई है जो बताता है कि एक कैसे एक तटस्थ उत्तेजना, कोई एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि उत्तेजना पैदा करता है, वैसा स्टिमुलस एक
क्या बोलते, वातानुकूलित प्रतिक्रिया यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकती है। न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि आपका कंडीशनिंग किया गया है ना, तो वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस जो पहले कोई रिस्पॉन्स पैदा नहीं करता था, वही स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस एक समय पे उसको अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ के अगर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कंडीशनिंग की जाती है, तो कंडीशनिंग के बाद उस न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स पहले यूसीएस की ओर से मिल रहा था, अनकंडीशन रिस्पॉन्ड यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड के ऊपर जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, वही रिस्पॉन्स घंटे के ऊपर मिल रहा है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस के ऊपर कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये इसी यहाँ पर यही सिखाया जाता, एसोसिएट करना सिखाया जाता है। ठीक है ना, जैसे स्कूल के अंदर होता है ना कि भाई पहले दिन अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपको स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं होते, है ना, तो बेल बजता है तो आपको नहीं पता है कि ये बेल रिसेस टाइम का है या फिर वॉशरूम जाने का है या फिर छूटने का है ना, वो बच्चे को नहीं पता होता है शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे हर रोज वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है कि भाई हर रोज देख रहा है कि रिसेस का बेल पड़ता है ना, तो रिसेस के बेल पे खाना खाने के लिए उनको रिसेस दी जा रही है या वॉशरूम के लिए रिसेस दी जा रही है, तो जब भी जो बेल पड़ेगा वो थोड़े दिन में उसको समझ जाएगा कि हाँ भाई अब ये पहला बेल पड़ा तो इसका मतलब है कि वॉशरूम जाने का है, दूसरा बेल पड़ा, सेकंड बेल पड़ा है तो यहाँ पर जाना है, कहाँ पर, खाना खाने के लिए, थर्ड लास्ट वाला जो बेल पड़ेगा तो घर जाने का बेल है। तो ये क्या होता है, कंडीशनिंग होती है। ठीक ना, एसोसिएट करता है बच्चा चीजों के, जो चीजें उसके सामने बार बार हो रही है, एक ही साथ दो चीजें हो रही है, तो उसके बेसिस पे वो समझ पाता है कि हाँ ये चीज इसके लिए ही है और वो एसोसिएट करता है। तो यही पूरी थियरी का एक मेन हम सार कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको ना एसोसिएटिव लर्निंग भी बोला जाता है, पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोला जाता है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो डॉग पे किया गया था। यहाँ पर ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना वो टेट टाट की एग्जाम में आते हैं कि भाई पेवलोव ने किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं आता है। यार आप टीचर बनने जा रहे हो, हाँ हो सकता है कि आपने कभी पेवलोव की थियरी नहीं पढ़ी है, लेकिन बीएड और पहले पीटीसी हुआ करती थी हमारे टाइम पे, अब बीएड हुआ कर रहा है, तो वैसे वहां पर तो सिखाया ही जाता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर आप ये मत कहना ये मैम क्या छोटे बच्चे वाली बात बता दी कि पेवलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। अरे भाई याद रखना पड़ेगा, आपको छोटे बच्चे वाली लगी या बड़े बच्चों वाली, है ना। चलिए यहाँ पर कह रहे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना व्लादिमीर बेक्टेवर द्वारा दी गई ये एसोसिएशन रिफ्लेक्स की जो कॉन्सेप्ट है, एसोसिएशन रिफ्लेक्स, उसके कॉन्सेप्ट को कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की मूल अवधारणा है। ठीक है ना, ये क्या है, ओके समझ तो आ रहा है ना, प्लीज इंटरेक्शन करते रहिए। ठीक है, साइकोलॉजी में इंटरेक्शन करता रहना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं, क्योंकि देखो पेपर 2 होता है ना वो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये भी होता है ना कि यार पेपर 2 तो समझ ही नहीं आता कहाँ से ये सब कुछ पूछा जाता है ना। अब मैं पढ़ा रही हूँ तब भी आपको ऐसा लगेगा कहाँ से मैम सारा कुछ लेकर आई होंगी, है ना। तो इंटरेक्शन किया करिए, अदरवाइज मेरा जो उत्साह है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इंटरेक्शन करते रहिए। समझ आता है तो यस मैम आई अंडरस्टैंड ऐसा कुछ भी लिख दीजिए ताकि मुझे समझ आए। चलिए, व्लादिमीर बेक्टेवर 1827 में उनका जन्म हुआ था, 1927 में उनकी डेथ हुई थी। उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था एसोसिएशन रिफ्लेक्स का। ठीक है, इसी की ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है कंडीशन रिस्पॉन्ड। ठीक है,
पेवलो के अनुसार अगर हम देखें तो जब किसी जानवर को कोई प्राकृतिक उत्तेजना दी जाती है, प्राकृतिक उत्तेजना मतलब नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स पैदा करता है वैसा स्टिमुलस, तो यहाँ पर इनके प्रयोग में कौन सा है, फूड है, जिनको हमने यूसीएस बोला है। ठीक है, यहाँ पर यूसीएस बोला है, ठीक है ना। अब ये उत्तेजना दी जाती है किसी जानवर को, जब फूड दिया जाता है, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझाती हूँ, फूड दिया जाता है तो जानवर उस पर क्या करता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है, नेचुरल रिस्पॉन्स करता है, सलाइवा उसके मुंह से निकलता है, तो ये क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो नेचुरल स्टिमुलस के प्रति ये एनिमल जो होते हैं वो नेचुरल स्टिमुलस के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, है ना, लेकिन नेचुरल स्टिमुलस के प्रति हम नेचुरल रिस्पॉन्स जरूर करते हैं। और ऐसी प्रतिक्रियाओं के उदाहरण में जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले तो गर्म बर्तन को छूने के बाद हाथ वापस ऑटोमेटिकली खींच लिया जाता है ना। आपको ये पता भी चलता है कि आपने कैसे हाथ को ले लिया, कैसे आपको ये जो हाथ आपका आग में गया, गर्म बर्तन को आपने पकड़ा, तो कैसे हमारे पूरे बॉडी को पता चल रहा है कि यहाँ पर जलन फील हो रही। हमारे जो न्यूरॉन्स है ना वो काम करते हैं, है ना, हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो काम करती है और वो हमारे ब्रेन तक पहले संदेश पहुंचाती है। जब आप गर्म बर्तन को पकड़ते हैं तब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है ब्रेन तक और ब्रेन इसका इंटरप्रेट करता है और आदेश देता है कि भाई हाथ हटा लो वरना जल जाओगे बहुत ज्यादा। और वो मैसेज दोबारा से हमारे नर्वस सिस्टम से हमारे हाथों तक पहुंचती है और फिर हाथ जो है वो खुद ब खुद अचानक से ऑटोमेटिकली हाथ हट जाता है। तो ये ना नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। भूख के कारण भोजन को देखते ही लार टपक जाना, बहुत ज्यादा भूख लगी है ना, और आपके सामने अगर भोजन आ जाएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, नेचुरल स्टिमुलस के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ऐसा पावलोव कहते हैं। अब रेनफोर्समेंट की भी इन्होंने बात की है, तो ये रेनफोर्समेंट जो है वो दो तरह के रेनफोर्समेंट की बात पावलोव ने की है। एक तो प्राइमरी रेनफोर्समेंट जो कि फूड है और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कौन है, बेल है। वैसे रेनफोर्समेंट की मेन बात तो स्किनर ने की है, लेकिन अगर हम पावलोव के एक्सपेरिमेंट के अंदर रेनफोर्समेंट को देखो तो दो तरह के रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो फूड और एक बेल, क्योंकि दोनों के ये जो बेल है वो कंडीशनिंग के बाद रिस्पॉन्स इसके ऊपर मिलता है, जबकि फूड के ऊपर बिना कंडीशन के भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो जो क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है वैसी चीज को हम रेनफोर्समेंट बोलेंगे। फूड दिया जाता है तो भाई क्या होता है, मुंह में लार आती है ना, फूड उसके सामने लाया जाता है, तब फिर कंडीशनिंग की जाती है बेल फूड की और उसके बाद अकेला बेल उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है तो कुत्ते के मुंह में लार गिर जाती है। तो इस तरीके से प्राइमरी रेनफोर्समेंट वो होता है जो नेचुरल स्टिमुलस के साथ नेचुरल रिस्पॉन्स हो रहा है, और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट वो होता है जहां पर कंडीशनिंग करने के बाद जो न्यूट्रल रिस्पॉन्स स्टिमुलस था उसके प्रति जो कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, ठीक है मैम, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है जी। चलिए अब आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी की आगे की जर्नी के बारे में। जब ये नेचुरल जो आपका स्टिमुलस है वो नेचुरल या स्वाभाविक स्टिमुलस से कुछ सेकंड पहले अगर आप उसे न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार यहाँ पर पेश किया जाए, यानी कि खाना देने से पहले घंटी को बजाया जाए, फिर खाना दिया जाए, घंटी बजाई जाए, फिर खाना दिया जाए, तो कुछ प्रयासों के बाद क्या होता है कि जो न्यूट्रल आपका स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा है, बेल,
तो उसके द्वारा क्या होगी, जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो रही थी ना लार टपकने की, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो पहले क्या थी, पहले ओनली फॉर नेचुरल स्टिमुलस के लिए ही लार गिर रही थी, है ना, लेकिन कंडीशनिंग के बाद क्या हो रही है, न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति भी ये जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, मैंने खुद से ये वीडियो बनाया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट होता है कि नहीं। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर स्टार्ट करने की। ठीक है, तो रुक जाइए यहाँ पर, अगर पॉसिबल है तो मैंने रात को स्पेसिफिकली आपके लिए ही ये वीडियो बना। यहाँ पर पहले फूड दिखाया गया और यहाँ पर सलाइवेशन स्टार्ट हुई। अभी यहाँ पर समझिए चीजें हुई थी ना, पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले ना जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था वो फूड से नहीं किया गया था। ठीक है ना, फूड और सलाइवेशन से नहीं हुआ था। ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना वो फूड सलाइवेशन से स्टार्ट नहीं हुआ था। पेवलोव ने क्या देखा था, पेवलोव कर रहे थे डाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, वो डाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने बायोलॉजिस्ट के हिसाब से वहां पर चीजों को देख रहे थे। लेकिन सडनली एक दिन उन्होंने देखा कि जो खाना लेकर आने वाला इंसान है ना, उसको आते देखकर उसकी आवाज से, वो दूर से आ रहा था, तो उसकी आहट, जो पैरों की आहट थी, उसी को सुन के कुत्ते के मुंह में लार गिर गई। तो पेवलोव ने देखा कि यार ये कैसे हो गया, है ना। पेवलोव तो डाइजेशन की प्रोसेस को समझना चाहते थे, तो ये तो मतलब जब भी वो खाना लेकर आता था तो दूर से ही उसकी मतलब आवाज सुनाई देती थी, उसके पैरों की चलने की आवाज से कुत्ता लार गिराने लगता था। तो डिस्टरबेंस हो रही थी पेवलोव को अपनी एक्सपेरिमेंट के अंदर, है ना। तो उन्होंने देखा कि भाई इसको तो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की भी जरूरत है। तो इसी से उनकी ये स्टार्ट हुई जर्नी, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। चलिए, कुत्ते ने जो वो आया था यहां से, अब यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, यहां से आपकी स्टार्ट हुई कि भाई बेल बजाया गया, कुत्ते ने कोई भी सलाइवेशन नहीं दिया। फिर यहां पर क्या किया गया, कंडीशनिंग स्टार्ट की गई। एक ही सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से ठीक करती हूँ अगर होता है तो। ठीक है ना, फूड को, वो जो आहट आ रही थी और फूड फूड साथ में लेकर आ रहा था ना, जो लेकर आ रहा था इंसान, तो उसको देखकर, उस इंसान के पैरों को देखकर यहाँ नहीं हुआ है, समझ रहे ना। यहाँ पर कंडीशनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंडीशनिंग अब स्टार्ट होगा। यहाँ से कंडीशनिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, ट्राई किया गया, यहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो बेल बजाया गया, उसको देखा गया, तो कुत्ते ने बिल्कुल भी सलाइवेशन नहीं निकला कुत्ते के मुंह से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टार्ट होते ही बेल बजाई गई, फिर फूड दिया जा रहा है। ठीक है, और तो उसकी वजह से यहाँ पर सलाइवा आना स्टार्ट हुआ। बेल बजाई गई, फूड दिया गया, सलाइवा स्टार्ट। बेल बजाई गई, फूड दिया जा रहा है, अब सलाइवेशन स्टार्ट। ठीक है, अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग थी। ठीक है, कंडीशनिंग के दौरान की बात हुई कि बेल बजाई गई, फूड दिया गया, सलाइवेशन स्टार्ट हुआ। अब जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशनिंग के बाद की सिचुएशन है। ओनली फॉर यहाँ पर क्या बजाया जा रहा है, बेल बजाया जा रहा है। देखिए, अब कुत्ते के मुंह में
समझ रहे हैं ना पूरी प्रोसेस किस तरीके से हुई। तो शुरुआत जो हुई थी वहां पर हम अगर इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत माने तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में पहले बेल बजाई गई लेकिन नो सलाइवेशन। ठीक है, अभी भी ब्रेक हो रहा है वॉइस। उसके बाद क्या हुआ, ये यहां से कंडीशनिंग स्टार्ट हुई। ठीक है ना आपकी। अब क्या हुआ, बेल बजाया गया प्लस उसके साथ बेल बजाया फिर फूड दिया। साथ में नहीं दिया जा रहा, दोनों को साथ में नहीं दिया जा रहा। पहले बेल बजाई जाती है फिर फूड दिया जाता है। ठीक है, अरे अभी भी ब्रेक हो रही है। बेल बजाया फिर फूड दिया, साथ में नहीं। मेरे वहां से क्लियर है। ठीक है, मेरे वहां से क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ, बेल बजाने के बाद फूड दिया गया तो सलाइवेशन स्टार्ट हुआ। अब ये देखो, ये सलाइवेशन जो है ना वो बेल की वजह से नहीं है, ये फूड की वजह से है। दूसरे दिन अगेन ट्राई किया गया, बेल बजाया गया, फूड दिया गया और सलाइवेशन स्टार्ट। ठीक है, तीसरे दिन अगेन बेल बजाया गया, फूड दिया गया और यहां पर सलाइवेशन स्टार्ट। अब ये जो कंडीशनिंग के दौरान जो सलाइवेशन हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, फूड की वजह से हो रही थी। फूड दिया जा रहा था ना, इसकी वजह से हो गए। देन जब कंडीशनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पेवलोव ने ट्राई किया कि अब अकेला बेल बजा के देखना चाहिए, है ना। तो उन्होंने वीडियो जब चल रहा था तब हो रहा था। ओके, वो अभी मैंने तो ये देखो ट्राई किया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा होगा ब्रेक, डोंट वरी। प्रयास किया गया है कि देखो ट्राई अगेन ट्राई, है ना, विल बी सक्सेसफुल। इतना ट्राई किया तो वीडियो तक तो पहुंच गए, है ना, वीडियो तो चला ना, बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए, अब कंडीशनिंग हो जाने के बाद क्या हुआ, अकेला बेल बजाया गया और कुत्ते ने क्या किया, सलाइवेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गई बेल के साथ सलाइवेशन की कंडीशनिंग। ठीक है, यहां पर वही वाली बात है। देखिए, इस तरीके से कुत्ते के गले में एक रबड़ की जो नली होती है उसको जोड़ा गया था और उसको ना यहाँ पर जो सलाइवेशन क्या बोलते मशीन होती है जो कि वो मेजर करती है कि कितना सलाइवा आया है ना, तो उसके साथ इसको जोड़ा गया था और इस तरीके से कुत्ते को स्टैंड पे खड़ा रखा गया था ताकि वो हिल डुल ना पाए। ठीक है, इस तरीके से इसको बांधा गया था और यहाँ पर उसकी मुंह में जब जब लार गिरती थी तो वो लार कितनी गिर रही है उसको भी मेजर किया जा रहा था, उसको भी नोट किया जा रहा था पेवलोव के थ्रू। तो सबसे पहले फूड को देखकर कुत्ते के मुंह में लार गिरी, ये कंडीशनिंग के पहले की बात है। जब उसके बाद ये पेवलोव ने देखा, सबसे पहले पेवलोव ने यही देखा, ठीक है ना, कि भाई फूड को देख रहा है, वो जो इंसान लेकर आ रहा है फूड, उसके आने की आहट को वो सुन रहा है कुत्ता और मुंह में लार गिर रही है। तो ये जो लार थी वो किसकी वजह से थी, फूड की वजह से, ठीक है ना। तो वो अभी यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से हो रही है। फिर पेवलोव ने ट्राई किया कि मुझे देखने दो, वो इंसान जब आता है उसकी पैरों की आहट से अगर इसके मुंह में लार गिरती है तो क्या कोई दूसरी आवाज से भी गिर रही है। ठीक है, जो इंसान फूड लेकर आता था उसके जेब में वो कीज पड़ी होती थी ना, चाबियां होती है, तो उसकी आवाज भी उसके साथ चलती थी चाबियों की। तो उसी वजह से कुत्ते को पता चलता है कि भाई फूड आ रहा है और उसके मुंह में लार गिरती थी, ठीक है ना। तो वो जो की आवाज है ना, उसके बेसिस पे पेवलोव ने अंडरस्टैंड करना चाहा कि क्या वो दूसरी आवाज से भी ऐसा करता है। तो यहाँ पर बेल बजाया गया, ठीक है, और बेल बजाया तब यहाँ पर पता चला कि कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया।
और फिर यहाँ पर कंडीशनिंग स्टार्ट की गई। और कंडीशनिंग जब स्टार्ट की, वैसे कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बेल बजाने से स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेल बजाई गई, उसके बाद भोजन दिया गया। तो यहाँ पर कुत्ते ने लार गिराए। बार बार ऐसी सिचुएशन बनाई गई, ऐसी दोहराया गया। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि ओनली फॉर बेल बजी और कुत्ते ने लार गिरा दी घंटी के प्रति। पहले घंटी के प्रति नहीं लार गिरी थी, अब घंटी के प्रति लार गिरने लगी, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। अब देखो यहाँ पर ये पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया गया था, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। कुत्ते के जबड़े जो होते हैं उसमें शल्य क्रिया, सर्जिकल जो क्रिया होती है वो करके रबड़ की एक नली इस तरीके से फिट की गई कि पैरोटिड ग्रंथि जो होती है उससे स्रावित जो लार होती है ना, वो नली के माध्यम से बाहर रखे कंटेनर में एकत्र हो जाए। और लार को एक बूंद के 10वें हिस्से तक मापा जाता था। एक बूंद जो गिरती थी ना लार की, उसको 10वें हिस्से, उसके 10वें हिस्से तक इस लार को मापा जा सकता था। इस तरीके का यहाँ पर वो मशीन रखा गया था। कुत्ते को अब आराम की स्थिति में ध्वनि नियंत्रित कमरे में एक मेज पे स्थिर खड़े रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है। ध्वनि नियंत्रित यानी कि साउंड प्रूफ रूम था, ठीक है, जहां पर बाहर से कोई भी आवाज आती है तो कुत्ते को नहीं सुनाई देती है। वैसे कमरे के अंदर एक मेज पे उसको स्थिर खड़े रहने के पहले तो ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। और इस अवस्था में भूखे कुत्ते को ये जो सर्जिकल क्रिया है उसके द्वारा फिट की गई नली है, उसमें से जो लार मापने वाले उपकरण से उसको जोड़ा गया। और अब जो ध्वनि उपकरण द्वारा ध्वनि उत्पन्न की गई, ठीक है। अब उसको जो साउंड डिवाइस थी ना, उससे वो साउंड उत्पन्न किया गया। 8 सेकंड के बाद देखो टाइमिंग भी बताया गया है, तो टाइमिंग भी याद रखिए क्योंकि क्या पता टाइमिंग भी पूछ रहे। तो 8 सेकंड के बाद उसको ना मिंट दिया गया, ठीक है। घंटी बजाने के 8 सेकंड के बाद उसको भोजन दिया गया था, मीट पाउडर दिया गया जो घंटी बजाने के 8 सेकंड के बाद, ठीक है। यहाँ पर ये घंटी बजाई गई, ठीक है ना, बेल बजाया गया। और 8 सेकंड के बाद आफ्टर 8 सेकंड क्या किया गया, उसको भोजन दिया गया, मीट पाउडर दिया गया, ठीक है ना, भोजन दिया गया, फूड दिया गया। प्रत्येक दिन 2 प्रयास किए जाते थे, ठीक है, 2 ट्राई किए जाते थे हर एक दिन में। और तीसरे प्रयास में 30 सेकंड के लिए ध्वनि उत्पन्न की गई, 30 सेकंड के लिए, ठीक है ना। लेकिन भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। तीसरे जो प्रयास किया गया उसमें क्या किया गया, 30 सेकंड के लिए ध्वनि उत्पन्न की गई, लेकिन फूड नहीं दिया गया, नो फूड, ठीक है। तो लार नहीं बनी थी। इस तरह प्रत्येक दिन कुल 3 प्रयास किए। पहले दिन देखो यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए, पहले दिन प्रयास किया गया, दो प्रयास ऐसे किए गए कि पहले घंटी बजाई जाती थी, फिर 8 सेकंड के बाद उसको मीट पाउडर दिया जाता था, ठीक है। सुबह शाम मान लो दो प्रयास किए जा रहे, तो अब सुबह शाम के हिसाब से या फिर उनके हिसाब से देखो, लेकिन 2 ट्राई किए जाते थे। और तीसरे ट्राई में क्या किया जाता था, 30 सेकंड तक घंटी बजाई जाती थी लेकिन फूड नहीं दिया जाता था, ठीक है। इसी तरीके से पूरे दिन में 3 बार ये प्रयास किए जाते थे। शुरुआत में जब ध्वनि प्रस्तुत की गई थी, घंटी बजाई जाती थी, तो कोई लार नहीं गिरती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो कुत्ते के मुंह से पर्याप्त मात्रा में लार निकली। अब ये लार किसकी वजह से थी, कुत्ते के मुंह में भोजन की वजह से। चौथे दिन के बाद क्या देखा गया कि घंटी बजने के 18 सेकंड के बाद कुत्ते ने 60 बूंदे लार छोड़ी, है ना। 18 सेकंड के बाद घंटी बजाई गई और 18 सेकंड के बाद क्या हुआ,
कुत्ते ने सलाइवा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो भी जो भी उनकी जो बूंदे कितनी निकली थी लार की, 60 बूंदे लार निकली। इस प्रकार से लार को कंडीशन लार कहा गया, कंडीशन सलाइवेशन कहा गया। ठीक है, या आप उसको कंडीशन रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। कुछ प्रयासों के बाद क्या हुआ, घंटी बजने के ठीक 1 सेकंड बाद ही बड़ी मात्रा में लार टपकने लगी। पहले थोड़े सा टाइम लेता था, है ना, यहाँ पर 18 सेकंड के बाद उसने 60 बूंदे लार गिराई। अब बहुत ज्यादा मतलब कि ट्राई किए गए, और ट्राई करने के बाद अब एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजने के 1 सेकंड के बाद, 1 ही सेकंड के बाद बहुत सारी सलाइवेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, बहुत सारी सलाइवेशन स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, घंटी बजने और लार टपकने के बीच का समय कैसा होता गया, बहुत ही कम होता गया। लार की मात्रा भी बढ़ती गई, कम समय होता गया, सलाइवेशन की मात्रा जो थी वो भी बढ़ती गई। अब कुत्ते के मुंह से लार तभी टपकने लगी जब घंटी पेश की गई, बजाई नहीं गई, पेश की गई, तब भी उसके मुंह से लार गिरने लगी। पेवलोव के अकॉर्डिंग घंटी बजने और लार टपकने के बीच एक क्या हो गया था, संबंध स्थापित हो गया था, एक एसोसिएशन स्टेब्लिश हो गया था। ठीक है ना, जिसे कंडीशनिंग का नाम दिया गया। इसी एसोसिएशन को कंडीशनिंग कहा गया। एक्सपेरिमेंट समझ आ गया सबको, बता दो, चलो यस लिख दीजिए फटाफट से। चलिए, कैसे वर्क करती है ये जो थ्योरी है उसके बारे में देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होने से पहले सीएस के प्रति नो रिस्पॉन्स। ठीक है ना, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, सीएस के बाद यूसीएस दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, सीएस दिया जाता है और रिस्पॉन्स मिल जाता है। इस इज क्लियर। अभी यहां पर आपको सीएस यूसीएस ये भी मैं बता देती हूँ। चलिए यहां पर आ जाते हैं। अनकंडीशन स्टिम्युलस, अनकंडीशन स्टिम्युलस को यूसीएस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, शॉर्ट में लिख दिया जाता है, आगे फुल फॉर्म बनाना पड़ता है। तो अनकंडीशन स्टिम्युलस, ठीक है ना, ये यू जो है यहां से अन का यू है, कंडीशन का सी है और स्टिम्युलस का एस है। जिनके मतलब जो नए हैं, जीरो लेवल से सीख रहे हैं, जिन्होंने कभी पेवलोवियन थियरी नहीं पढ़ी है, उनके लिए है ये। ठीक है, जीरो लेवल से, तो उसको यूसीएस बोला जाता है। अब हमारे इस थियरी में यूसीएस क्या है, जिसको कंडीशनिंग नहीं की गई है, जिसको कंडीशनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्स पैदा कर रही है। नेचुरल स्टिम्युलस, इसको आप क्या बोल सकते हो, नेचुरल स्टिम्युलस। ठीक है ना, जिसके चलते ऑटोमेटिकली ही क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ऐसा नेचुरल स्टिम्युलस क्या है, फूड है, जोड़ मिलाने में आ सकता है। अब यहां पर क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो, एक्सप्लेनेशन पूछी जाए तो किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, तो एक निश्चित वस्तु या स्टिमुलस, एक सर्टेन ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस जो स्वचालित अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, ऑटोमेटिकली या इनवॉल्यूंटरीली बॉडी रिस्पॉन्स करती है। इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है कुत्ता चाहता नहीं है सलाइवा गिराना, लेकिन क्या करे, ऑटोमेटिकली निकल रही है ना,
तो वो होती है इनवॉलेंट्री। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर वॉलेंट्री रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और यहाँ पर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशन में इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिस्पॉन्स हो जाता है। यह एक अचेतन प्रक्रिया होती है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, जिसे पहले से सीखा नहीं गया होता, इन्नेट होती है। ये जो प्रोसेस होती है ना वो इन्नेट होती है, यूसीआर जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये इन्नेट प्रोसेस होती है। भोजन को यूसीएस माना जाता है। चलिए, अब अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, जिसको हम यूसीआर बोलेंगे। ठीक है, यूसी का मतलब है अनकंडीशन, और आर का मतलब अनकंडीशनल या अनकंडीशन। ठीक है ना, दोनों ही एक है। और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। इज दिस क्लियर? तो ये जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है उसी को यूसीआर कहा जाता है। अब ये क्या है? तो यूसीएस के प्रति जो प्रतिक्रिया की जा रही है, जो अनैच्छिक रूप से है, जो स्वचालित है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स हो रहा है, उसी को हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। और जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशन स्टिमुलस को देख के ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर, और ये चीजें क्यों होती है? हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, उसी के कारण ये प्रोसेस होती है। यहाँ पर अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवेशन। ठीक है ना। अब आते हैं कंडीशन स्टिमुलस की बात। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है कि जिसको अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ रख के कंडीशनिंग की गई है, एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ के दिया जाएगा, तो हमें अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा था वैसा ही रिस्पॉन्स कंडीशन स्टिमुलस की वजह से मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रल जो स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस जो है ना, इसको आप सीएस बोलते हैं या आप इसको न्यूट्रल स्टिमुलस भी बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस जो है ये तब तक बार बार प्रस्तुत की जाती है जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित ना हो। यदि वस्तु को बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो यह एक ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई यूसीएस के साथ सीएस को बार बार दो, तो फिर यहाँ पर सलाइवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, किसके प्रति? सीएस के प्रति, सॉरी सीएस के बाद यूसीएस को देना है। ठीक है ना, ये गलत लिख दिया। सीएस के बाद यूसीएस को दो। ठीक है, तो सलाइवा स्टार्ट हो जाएगा एक टाइम पे सीएस के प्रति भी, जिनको बोलते हैं कंडीशन स्टिमुलस, जो कंडीशन रिस्पॉन्स पैदा करता है। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होगा? तो कंडीशन स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स मिलता है उसी को बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बेल बजते ही सलाइवेशन स्टार्ट हुआ, तो ये जो सलाइवेशन है वो हमारा क्या है? सीआर।
और ये जो बेल है हमारा क्या है, CS। हाँ वो कर लिया ना, ठीक कर लिया। चलिए यहां तक समझ आया सबको। ये जो 4 टर्म्स है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब ये समझ आया तो बाकी वाली बातें भी समझ आएगी। चलो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो टर्म्स दी गई है उन टर्म्स को समझते। आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, टर्म्स भी बोल सकते हो, जिसका यहाँ पर यूज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, विलुप्ति, विलुप्त हो जाना, नष्ट हो जाना चीजें, ठीक है ना। एक्सटिंक्शन का मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी में उससे होता है कि भाई आपने यूसी, यहाँ पर यूएस क्यों लिखा जाता है मेरे से, चलो आपने यूसीएस के प्रति देखा कि कुत्ते ने सबसे पहले यूसीआर रिस्पॉन्स दिया, फिर क्या हुआ, सीएस को दिया गया, फिर यूसीएस को दिया गया, और उसके बाद भी आपको यूसीआर देखने को मिला। बार बार ये प्रोसेस की गई है ना। उसके बाद क्या हुआ, सीएस के प्रति सीआर देखने को मिला। अब इसके बाद बस कुत्ते के सामने बस सीएस ही लाया जा रहा है और कोई भी उसको फूड वगैरह नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसको फूड नहीं दिया जा रहा है, ओनली घंटी बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, कुत्ता लार गिराते जाता है। एक टाइम पे कुत्ते को भी समझ आएगा कि ये मुझे बुद्धू बना रहा है इंसान, घंटी बजा बजा के मेरी लार इकट्ठी की जा रही है ना, अपना खुद का फायदा देख रहा है इंसान। कुत्ते के दिमाग में तो थोड़ा सा आएगा ना भाई। तो अब कुत्ता क्या करेगा, अब कुत्ता सलाइवेशन नहीं लाएगा, कुत्ते के मुंह में सलाइवेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया है कि बस सिर्फ घंटी ही बजाते हैं, है ना। जो लॉलीपॉप देना, जैसे कि बोलते हैं ना ठग जाना, बस ठग जा रहा है ये इंसान मुझे, है ना, ऐसे ही फालतू में मेरी लार ले रहा है, तो अब मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना है ना। तो अब कुत्ता भी अपनी जिद पे आ जाएगा, अपनी ईगो पे आ जाएगा कुत्ता भी, तो वो अब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, चाहे मर्जी जितनी घंटियां बजा लो। देखो अभी हॉर्न भी बजा बैकग्राउंड में, ठीक है, तो जितनी भी मर्जी कर लो, घंटियां बजा लो, लेकिन वो अब रिस्पॉन्स नहीं करने वाला, रूठ गया है भाई कुत्ता आपसे। तो ये क्या हुआ कि घंटी बजाने के बाद भी कुत्ता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, यानी कि विलुप्ति हो गई, नष्ट हो गया। जैसे डायनासोर नष्ट हो गए ना, वैसे ही ये नष्ट हो गए। हाँ ये अलग बात है कि डायनासोर जो है वो विलुप्त होने के बाद दोबारा से नहीं आए, और ये जो है वो दोबारा से आएगा। कुत्ता थोड़ा सा मतलब अंदर से ना क्या बोलते हैं, नरम भी है, ठीक है, तो वो आगे आएंगे। जनरलाइजेशन में क्या होगा, कुत्ते के सामने जो टोन बजाई जा रही थी, जो साउंड बजाया जा रहा था, अब उस साउंड को ज्यादा या कम करके यहाँ पर बजाया जाता है, तो भी कुत्ता यहाँ पर वही रिस्पॉन्स करता है। दूसरों की मम्मी को देखकर भी मम्मी बोलना, और खुद की मम्मी को देखकर भी मम्मी बोलना, है ना। दूसरों की मम्मी को भी अपनी मम्मी समझ के उनकी गोद में जाके बैठ जाना, और अपनी मम्मी को अपनी मम्मी समझ के अपनी मम्मी के भी गोद में बैठ जाना, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, अगर सिंपल वे में समझो तो यहाँ पर कुत्ता किस तरीके से जनरलाइजेशन कर रहा है कि साउंड जो है वो कम दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा हर्ट्ज वाले दिए जा रहे हैं, है ना, यानी कि 800 हर्ट्ज वाले भी दिए जा रहे हैं, 900 हर्ट्ज वाले भी दिए जा रहे हैं, है ना। ऐसे लिखते हैं ना हर्ट्ज वाले, 1000 हर्ट्ज वाले भी दिए जा रहे हैं। तो भी कुत्ता क्या करता है, बस लार गिराया जा रहा है। सभी पे बेटा लार नहीं गिरानी है, सभी तुम्हारे अपने नहीं है,
ठीक है ना। तुम्हारा अपना जो है ना उसी के आगे रिस्पॉन्स करो ना। बाकी सबकी बीवी को अपनी बीवी मानने की गलती कर रहे हो बेटा तुम। यही वाली बात हुई ना, पड़ोसी की बीवी भी मेरी बीवी, सामने वाले की बीवी भी मेरी बीवी, है ना। बगल में रहने वाले, बगल में नहीं और उसके बगल में रहने वाले की बीवी भी मेरी बीवी है। तो भाई क्या होगा बताओ, पिटाई होगी कि नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन नहीं हो रहा है कि खुद की बीवी कौन सी और दूसरों की बीवी कौन सी है। सबकी बीवी को अपनी बीवी मान रहा है भाई। तो कुत्ता भी यहाँ पर यही कर रहा है कि हर एक आवाज पे वो क्या कर रहा है, सलाइवेशन स्टार्ट कर देता है। बस आवाज आई, सलाइवेशन स्टार्ट हो गया उसके अंदर, है ना। तो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि किस साउंड पे उसको रिस्पॉन्स करना है, वो उसे नहीं पता है अभी। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब बेटे को सिखाया जाता है कि बेटा तुम्हारी पत्नी ये है, ये तो पड़ोस वाले शर्मा जी की पत्नी है, वो सामने वाले की पत्नी है, ठीक है ना, ये बगल वाले की पत्नी है। तो वैसे उसको सिखाया जा रहा है कि भाई ये जो 800 हर्ट्ज का साउंड है, 900 हर्ट्ज का साउंड है, 1000 हर्ट्ज का साउंड है या 1200 हर्ट्ज का साउंड है, तो सभी के प्रति तुम्हें नहीं रिस्पॉन्स करना है। तुम्हें किसी एक ही मात्रा वाला जो साउंड है ना, क्वांटिटी वाला, उसी पे आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, बाकी पे नहीं करना है। तो जब कुत्ता अलग अलग टोन को यहाँ पर यूज किया जाएगा, जब उसकी कंडीशनिंग जिस टोन के साथ हुई है और जितनी मात्रा की टोन के साथ हुई है, उसके अलावा के कोई भी टोन बदल लो, लेकिन अब कुत्ता उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब वो अपनी बीवी को ही अपनी बीवी मानेगा, अब दूसरे की बीवी को दूसरे की बीवी ही मानेगा। फिर अब वहां पर नहीं जाएगा दूसरे की बीवी के पास, दूसरे की बीवी के पास जाके ये नहीं बोलेगा तुम मेरी पत्नी हो। समझ रहे ना, उसको खुद को समझ आ गई है कि किसकी ये पत्नी है और खुद की पत्नी कौन है। अपनी पत्नी से भी तो डरेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो साउंड है उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और किस तरह की साउंड है उसको भी यहाँ पर वो अंडरस्टैंड करता है और उसी पे वो रिस्पॉन्स करता है। बाकी सारे कितने भी साउंड बजा लो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये जो लर्निंग कराई गई उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेद करना। सबक मिल गया। अब आते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ना बेल और फूड को, है ना, एसोसिएट करके जो रिस्पॉन्स प्राप्त कर रहे हो, है ना, एसोसिएट करके जो रिस्पॉन्स प्राप्त कर रहे हो, तो इन दोनों का जो एसोसिएशन हुआ ना बेल और फूड का, उसी को बोलते हैं एक्विजिशन। जो आपकी कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में जो एसोसिएशन आपको देखने को मिला उसी को बोलते हैं एक्विजिशन। इज इट क्लियर? अच्छा है ना, यहाँ पर सारी लड़कियां ही दिख रही है। अभी लड़के तो दिखाई नहीं दे रहे, लड़कियां ही दिखाई दे रही है, तो टेंशन नहीं है। अभी जो बाद में देखेंगे वो तो हंसेंगे नहीं, और हंसेंगे तो रिप्लाई में हंसेंगे नहीं, ठीक है ना। वो अंदर अंदर हंसेंगे, मुझे नहीं दिखाई देंगे, जो भी भैया होंगे वो। चलिए अब आते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अभी यहाँ पर आते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जो एक्सटिंक्शन हो चुका था ना, विलुप्त हो चुका था डायनासोर की तरह, मैंने एग्जांपल दिया कि डायनासोर विलुप्त हो गए, अब वो दोबारा से नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लार गिरनी बंद हो चुकी है, जो रिस्पॉन्स सीआर के प्रति होना बंद हो चुका है ना, सीआर के प्रति जो रिस्पॉन्स हो रहा था वो रिस्पॉन्स बंद हो चुका है। वो ही रिस्पॉन्स थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद अगेन सीएस, सीआर नहीं सीएस, ठीक है,
यहाँ पर CS। तो जो CS के प्रति जो रिस्पॉन्स बंद हो गया है और अचानक से दोबारा से CS घंटी बजाई जाती है, तो कुत्ता यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगेन लार गिरा देता है। तो ये कैसे सहज पुनः प्राप्ति, ऑटोमेटिकली पुनः प्राप्ति हुई है ना। दोबारा से अचानक से हो जाता है ना कि हम बहुत सारा कंट्रोल करके बैठे, मुझे बिहेवियर नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, और अचानक से सडनली पता नहीं क्या हो जाता है और वो बिहेवियर कर जाते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सो रहे होंगे, ये सही बात है। कुछ लोग तो जॉब पे गए होंगे ना, सारे लड़के नहीं सोते हैं भाई। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ओनली, जिनके सर पे अभी जिम्मेदारियों का बॉम्ब नहीं फोड़ा हुआ है अपने माता पिता की ओर से, वही लोग सोए होंगे। बाकी सारे तो अपनी जिम्मेदारी का जो पोटला होता है ना, मतलब पोटले को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको लेकर वो ना बस निकल पड़े फकीर की तरह कि भाई चलो अब अपनी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, जिम्मेदारियां निभाओ, है ना। चलिए अब आते हैं कंटिग्यूटी। कंटिग्यूटी क्या होती है? कंटिग्यूटी का मतलब होता है कि एक स्टिम्युलस के साथ दूसरा स्टिम्युलस जो देते हैं उनके बीच का टाइम कितना लगता है, उनके बीच का जो टाइम गैप है ना, उसी को बोलते हैं कंटिग्यूटी। मतलब ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, CS पहले दिया जा रहा है, फिर UCS दिया जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है, वो यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है ना। अगर टाइम गैप कम होगा ना, तो उतना एसोसिएट बहुत ही स्टिमुलस के बीच में बहुत ही स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर टाइम गैप ज्यादा होगा तो एसोसिएट बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है ना, वीक होगा। उसके बाद आती है लो ऑफ एक्साइटेशन, लो ऑफ एक्साइटेशन। एक्साइटेड होते हैं, पता है ना, उत्साहित होना। मैम हम तो उत्साहित, हम तो कब से एक्साइट थे, कब आप स्टार्ट कर रहे हो क्लास को, तो वो एक्साइटेशन। तो यहाँ पर एक्साइटेशन क्या बताता है कि जो CS है ना, उसको बार बार आप UCS के साथ दे रहे हैं, CS को बार बार UCS के साथ दे रहे हो, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो CS है ना, उसके प्रति भी कुत्ता जो है वो लार गिरा देता है, शियार सलाइवा स्टार्ट कर देता है, कंडीशन रिस्पॉन्ड दे देता है, तो उसी को बोलते हैं एक्साइटेशन। समझ रहे हैं ना। इस हद तक वो जो स्टिम्युलस है ना, वो इस हद तक कुत्ते को उत्तेजित कर देता है कि कुत्ता जो है एक टाइम पे उसी उद्दीपक के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, अब उसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है। इतना उत्तेजित उसको किया गया, स्टिम्युलस उत्तेजित बनाया गया इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं लो ऑफ एक्साइटेशन। फॉरवर्ड कंडीशनिंग, फॉरवर्ड कंडीशनिंग जो है उसको क्या, जहां एक तटस्थ उत्तेजना यानी कि CS को UCS से पहले प्रस्तुत किया जाता है, CS को UCS से पहले प्रस्तुत किया जाता है। लक्ष्य किसी विषय को दो उत्तेजनाओं को जोड़ना सिखाना है, तो ये फॉरवर्ड है, ठीक है ना। पहले CS दिया जाता है, फिर UCS दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग। यस, पेपर 2 की क्लास के लिए एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, है ना। चलिए अब लो ऑफ इंटरनल इनहिबिशन क्या होता है? तो लो ऑफ इंटरनल इनहिबिशन में पेवलोव ने ऐसी स्थिति में ये जो नियम की खोज की, जब CS जो है वो प्रस्तुत किए जाने के बाद
उसको ना यूसीएस नहीं दिया जाता था। तो वो देखना चाहते कि भाई सीएस दिया जा रहा है लेकिन यूसीएस नहीं दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था ना, कुत्ता भी अपनी जिद पे आ जाता है जब मुझे नहीं करना है रिस्पॉन्स, है ना। तो वही वाली बात है इंटरनल इनहिबिशन में। अब ना कुत्ता अगर उसको ओनली सीएस दिया जा रहा है, ओनली सीएस दिया जा रहा है, कुछ भी रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है, फूड नहीं दिया जा रहा है, तो एक टाइम पे कुत्ता सीएस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है। अब इस प्रवृत्ति को रोक दिया गया, कुत्ते ने खुद रुका, अंदर से खुद रोक रहा है, तो इंटरनली, है ना। तो इंटरनल इनहिबिशन का ये रूल्स कहता है कि अगर आप किसी स्टिम्युलस को दे रहे हैं, कंडीशन स्टिम्युलस को दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, लेकिन आप अनकंडीशन स्टिम्युलस को उसके साथ नहीं दे रहे, तो एक टाइम पे विलुप्ति हो जाती है चीजों की, और फिर कुत्ता जो है वो खुद से रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। उसी को इंटरनल इनहिबिशन का लो कहा जाता है, जिसको आपने एक्सटिंक्शन क्या बोला था, एक्सटिंक्शन नहीं, हाँ एक्सटिंक्शन बोला गया था, ठीक ना, एक्सटिंक्शन। ठीक है, चलो एक्सटर्नल इनहिबिशन में क्या होगा। अब एक्सटर्नल इनहिबिशन में ये होगा कि कुत्ते को घंटी के प्रति तो हमने सिखा दिया कि भाई तुम्हें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है ना, तुम्हें रिस्पॉन्स करना है घंटी के प्रति। लेकिन क्या होता है कि एक समय अगर बार बार ये जो घंटी के प्रति रिस्पॉन्स किया जा रहा है, बार बार सीएस के साथ यूसीएस दिया जाता है, और सीएस के बाद यूसीएस दिया जाता है, फीड दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर घंटी के साथ फूड को दिया जाता है तो रिस्पॉन्स मिलता है। बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि भाई घंटी के प्रति ही वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है ना। अब घंटी की जगह पे अचानक से आप लाइट को यहाँ पर ला दो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या ला दो, लाइट को ला दो। अचानक से आपने लाइट प्रकाश डाल दिया, ठीक है ना, तो भी कुत्ता रिस्पॉन्स कर जाएगा। ठीक है, तो भी क्या करेगा, कुत्ता रिस्पॉन्स कर जाएगा, सॉरी नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं करेगा, हाँ अवरोध हो रहा है ना, तो नहीं करेगा। यहाँ पर भी नहीं कर रहा था। इंटरनल इनहिबिशन में बार बार सीएस दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। मम्मी हर रोज बोलती है, बेटा तू इतना काम कर ले, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी, तुम इतना काम कर लो, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊंगी, तुम इतना काम कर लो, मैं तुम्हें भाजी पाव खिलाऊंगी, मंचूरियन खिलाऊंगी, पिज्जा खिलाऊंगी। लेकिन हर रोज काम करवाती है, खिलाती कुछ भी नहीं है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, इंटरनल इनहिबिशन हो जाएगा, बच्चा काम नहीं करेगा। टीचर हर रोज कहते हैं, अच्छा सब बच्चे होमवर्क करके आना, कल मैं तुम्हें जो बच्चा अच्छा होमवर्क करके आया होगा उसको मैं पेंसिल दूंगी। हर रोज बोलते हैं, बच्चा सोचेगा ये मैम कौन सी है, हर रोज बोलती रहती है, देखती तो नहीं है होमवर्क और ना ही कुछ देती है, फिर होमवर्क करके आना बंद कर देगा। तो उसको बोलेंगे इंटरनल इनहिबिशन। एक्सटर्नल इनहिबिशन में क्या होगा, एक्सटर्नल इनहिबिशन में दूसरी चीजें उसके सामने लाई जाती है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इनहिबिशन। यहाँ पर उसको समझ है कि भाई घंटी नहीं बजी है तो लाइट की गई है, तो बोला मैं क्यों रिस्पॉन्स करूं, है ना। तो ये वाली बात है। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस, अब इसको समझिए। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस क्या होता है, जब कुत्ते के सामने दो
स्टिम्युलस इस तरीके से रखे जाते हैं कि उन दोनों के बीच में भेदभाव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि साउंड है, अगर वो जो घंटी का साउंड है ना, उसमें बस थोड़ा सा हल्का सा ही डिफरेंस अगर दिखाई दे, दो घंटियों की आवाज यहाँ पर सुनाई देती है, उसमें डिफरेंसेस बहुत माइनर डिफरेंसेस है ना, उसको डिफरेंशियल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब यहाँ पर क्या होगा, कुत्ता बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि इनमें से उसकी मतलब कि कौन सी घंटी है। जैसे होती है ना कि दो जुड़वा बहनें हैं, दोनों जुड़वा बहनें हैं, मान लो सेम टू सेम लग रही है, दूर से देखो तो सेम टू सेम लग रही है। अब ये जो इंसान है ना, वो किसके प्रति रिस्पॉन्स करे, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी साली के प्रति, क्योंकि दिख तो दोनों ही सेम रही है, दूर से देख रहे हो तो दोनों ही सेम है। अगर गलती से भी साली को कुछ कह दिया पत्नी समझ के तो फिर हो गई पिटाई, है ना। और पत्नी को साली समझ के कुछ कह दिया तो भी हो गई पिटाई। तो यहाँ पर भी यही है कि दो स्टिम्युलस इस तरीके से उसके सामने रखे जाते हैं कि यहाँ पर कुत्ता जो है ना, वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, उसको डिफरेंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, डिफिकल्ट हो रहा है। तो वैसे में वो ना स्ट्रेस फील करेगा, एंजाइटी फील करेगा, एक्टिशन होगा, ठीक है ना, उसको असंतुलित हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। क्या करे, कैसे करे, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल हाय, ये वाली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी जो सिचुएशन जो उसकी मेंटल प्रोसेस में बनती है ना, उसके जो ये जो फेनोमेना बनती है ना ऐसी, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। उसके बाद आता है एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन। अब ये जो है एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन जो है, जब आपने एक्सटर्नल इनहिबिशन देखा था, है ना, बाहरी निषेध, तो यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन में क्या होगा, तो यहां पर जो आपको बाहरी रूप से, है ना, जो एक्स्ट्रा, जैसे कि हमने लाइट का एग्जांपल दिया था, जिसके साथ हमने कोई कंडीशनिंग नहीं की थी, है ना। तो यहाँ पर जो लाइट है, जो कंडीशन नहीं हुई है जिनके साथ, वैसा कोई स्टिम्युलस है, उसको यहाँ पर पेश किया जाता है। और इसको देखकर अगर कुत्ते के मुंह में अचानक से लार गिर जाती है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन, जिसके साथ उसका कोई भी तरह का कंडीशनिंग नहीं किया गया, ठीक है। और जहां पर क्या हुआ था, सीएस के प्रति रिस्पॉन्स बंद हो गया था, रिस्पॉन्स बंद हो गया था, क्योंकि बार बार घंटियां बजाई जाती थी लेकिन खाना कुछ नहीं दिया जाता था। तो कुत्ते ने भी सोच लिया, अब तुम चाहे जितनी घंटियां बजा लो, मैं अब रिस्पॉन्स नहीं करने वाला हूं, है ना। तो ये कंडीशन हो गई थी। उसके बाद एक्सटर्नल कोई और चीज लाई जाती है, बाहरी रूप से कोई और चीज लाई जाती है, जैसे कि मैंने बता दिया लाइट को लाया गया, और इसके प्रति उसका क्या हो गया, कुत्ते ने क्या किया, रिस्पॉन्स कर दिया। तो उसको वो भी कैसा होता है, टेम्पररी होता है, अस्थायी रूप से होता है, ठीक है ना। फिर तो उसको भी बताया कि ये सब मुझे बुद्धू बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो बदलाव आया, उसी को एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन कहते हैं। सीता और गीता, हाँ, एक सीता और गीता भी मूवी थी, एक और भी चोर वाली कोई थी, श्रीदेवी की ही थी। ये सीता गीता वाली हेमा मालिनी की थी मूवी, और एक और थी चोर वाली,
वो तो बहुत ही अच्छी थी, चोर वाली, कुछ अच्छा नाम था, याद नहीं आ रहा। वो चोर वाली जो थी वो श्रीदेवी की थी, ठीक है, तो उसमें भी यही था। फिर एक और मूवी है जहां पर कौन था हीरो, आई थिंक गोविंदा ही था, नहीं, सुनील शेट्टी वाली गोपी किशन, अगर किसी ने देखी हो तो। गोपी किशन में भी यही था कि दोनों ही जुड़वा थे, तो उसकी वाइफ जो है ना सुनील शेट्टी की, जो पुलिस में नौकरी करता था, एक और था जो कि वो पुलिस में नहीं था, तो वो ना कंफ्यूज रहती थी कि मेरे पति का बिहेवियर ऐसा कैसे हो जा रहा है, कभी ये बोल रहे कभी वो बोल रहे। फिर एक और मूवी थी जुड़वा, सलमान खान की, वहां पर भी यही था, ठीक है। चलिए, रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग में क्या होता है कि जब सेल्स बार बार अकेला दिया जाता है, उसके बाद कोई भी उसको मतलब कि रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है कुत्ता, तो दोबारा से उसकी कंडीशनिंग की जाती है, दोबारा से उसको सिखाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब आपने पहली बार CS UCS है ना देके आपने रिस्पॉन्स क्रिएट किया था, CS के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा था, तो ये तो पहली क्रिया हुई है ना, ये क्या हुई, ये हुई पहली क्रिया। लेकिन जिस तरीके से वो विलुप्त हो चुकी थी, उसके बाद अब उसको दोबारा से क्या की जा रही है, रिकंडीशनिंग की जा रही है, दोबारा से ट्रेनिंग दी जाती है। दोबारा से जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही वाली बात है, CS के प्रति नो रिस्पॉन्स है ना, फिर CS के प्रति UCS, फिर CS के प्रति यहाँ पर रिस्पॉन्स, CS के प्रति रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, वो ये जो पहली बार फर्स्ट बार जो हुई थी ना, फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस हुई थी, फर्स्ट टाइम जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उस टाइम जितना टाइम लगा था ना, उससे कम टाइम लगता है रिकंडीशनिंग में, ठीक है ना। रिकंडीशनिंग में टाइम कम लगता है। जस्ट वेट, चार्जर लगा लो लैपटॉप। यस, तो उसको बोलते हैं रिकंडीशनिंग। तो कोई टर्म्स ना याद रखनी पड़ेगी आपको, अपने हिसाब से नोट बनाना, ठीक है। आप अपने हिसाब से नोट बनाओगे तो काम होगा। इसको क्या हो गया अचानक से, रुक जाओ, मैं इसको ठीक करती हूँ, उसको क्या हुआ। यार क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुको, ठीक है, मैं इसको बंद करती हूँ। चलो अब आ गया। अब आते हैं रिकंडीशनिंग, समझ आ गया ना। अब आते हैं यहाँ पर स्यूडो कंडीशनिंग। अब ये स्यूडो कंडीशनिंग क्या होता है? स्यूडो कंडीशनिंग वो है कि आपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी कि CS के प्रति नो रिस्पॉन्स मिल रहा था, फिर CS और UCS का एसोसिएशन किया और यहाँ पर रिस्पॉन्स पाया, फिर एक टाइम आया कि CS के प्रति आपको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अब ना CS के प्रति भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो यहाँ पर दूसरा ये पहला CS है, अब दूसरा CS के रूप में आपने लाइट ले ली और इसके प्रति भी कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने रिस्पॉन्स कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्यूडो कंडीशनिंग। मतलब कि लाइट का रिस्पॉन्स के, लाइट का तो हमने कंडीशनिंग नहीं किया था भाई,
है ना। लाइट के साथ कंडीशनिंग नहीं हुआ था, कंडीशनिंग किसके साथ हुआ था, बेल के साथ हुआ था, है ना। यहाँ पर बेल के साथ आपने कंडीशनिंग की थी, तो यहाँ पर लाइट के साथ कंडीशनिंग नहीं की थी, फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ स्यूडो कंडीशनिंग, ठीक है ना। इसको स्यूडो कंडीशनिंग बोलती है कि भाई जो न्यूट्रल स्टिम्युलस है आपका, जो कि बेल, वो क्या कर रहा है, कोई और जो उसको मतलब कि उसकी जो क्या बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रही है, कोई ऐसी घटना, एक ऐसा न्यूट्रल स्टिम्युलस जो क्या कर रहा है, उसकी कंडीशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया ना इसने, लाइट ने, ये लाइट भी न्यूट्रल स्टिम्युलस है, ठीक है ना। न्यूट्रल स्टिम्युलस का मतलब होता है कि ऐसा स्टिम्युलस कि जिसके प्रस्तुत करने पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ कोई कंडीशनिंग नहीं हुई अभी। कंडीशनिंग हो जाने के बाद वो कंडीशन स्टिम्युलस कहलाएगा। अब आते हैं टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशन स्टिम्युलस एंड अनकंडीशन स्टिम्युलस, यानी कि सीएस एंड यूसीएस की टेम्पोरल सीक्वेंस, मतलब टाइम की बात हो रही कि कितना टाइम होना चाहिए सीएस देने के बाद, यूसीएस को कितने टाइम के बाद देना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही कि कितना टाइम देना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतराल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिले भी नहीं होना चाहिए, और बहुत कम मतलब बहुत कम टाइम भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कितना टाइम रखिए जो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम का सीक्वेंस बताया जाता है उसी को टेम्पोरल सीक्वेंस बोला जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, 2020 के आसपास आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको होगा ना तो शाम को अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। पुराने क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी आप प्रैक्टिस के लिए आपकी। तो अब यहाँ पर देखो टेम्पोरल सीक्वेंस में पावलो के थियरी में जो सीआर है उसकी स्ट्रेंथ को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सीएस और यूसीएस, है ना। उसके बीच में कितना अंतराल है उसको देखा है। आगे भी हमने बताया था ना कि भाई जितना टाइम ज्यादा लगता था सीएस और यूसीएस के बीच में, सीएस के देने के बाद टाइम अगर ज्यादा लगाया जाता था तो सलाइवा की जो मात्रा थी वो कम मिलती थी, लेकिन जितना सीएस और यूसीएस के बीच का जो टाइम गैप है ना वो जितना कम रखा जाता था उतनी सलाइवेशन ज्यादा देखने को मिलती थी, उतनी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, है ना। तो यही वाली बात यहाँ पर टाइम गैप की बात की जा रही है। पेवलोव ने अपने प्रयोग में स्पष्ट रूप से दिखाया कि जैसे जैसे दो उत्तेजनाओं के बीच यानी कि सीएस और यूसीएस के बीच का समय अंतराल बढ़ता है तो सीखने की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, कमजोर बन जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। टाइम इंटरवल जितना इंक्रीज होगा, टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लर्निंग कमजोर हो जाएगी, ठीक है ना। लर्निंग प्रोसेस वीक हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम जो है टाइम को डिक्रीज किया जाए तो टाइम को डिक्रीज किया जाएगा तो फिर क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, है ना, स्ट्रांग होगी। ये दोनों चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। हर्जन हान ने 1988 में कहा, वाह मेरा बर्थ ईयर आ गया भाई 1988। चलो, हर्जन हान ने 1988 के में कहा कि जो सीएस और यूसीएस के बीच का जो टाइम इंटरवल होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए। अगर सेकंड में अगर आप बात कर रहे हो तो 0.5 सेकंड होना चाहिए।
और अगर मिली सेकंड में बात कर रहे हो तो 500 मिली सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 500 मिली सेकंड। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 0.5 भी दिया है। कुछ लोग यहाँ पर भी आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है, तो मेजरली आपको याद रखना है 0.5 या तो 0.2। ठीक है। और यहाँ पर 200 मिली सेकंड या तो 500 मिली सेकंड होना चाहिए। इतना टाइम गैप होना चाहिए सीएस और यूसीएस के बीच में। तो ये टाइम आपको याद रखना है, क्योंकि हाँ चालबाज हुई, यस यस यस, चालबाज श्रीदेवी की, यस, थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, वरुण धवन की जुड़वा मूवी। अब आते हैं, इनको समझते हैं कि टाइमिंग सीक्वेंस जो है उसके आधार से यहाँ पर डिले कंडीशनिंग के 4 टाइप्स यहाँ पर दिखाए गए टाइमिंग सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है। एक तो है आपका डिले, उसके बाद है ट्रेस, उसके बाद है सिमुलटेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस और बैकवर्ड। इनमें से देखो पहले डिले में क्या होगा, डिले में पहले सीएस दिया जाता है। ठीक है। पहले सीएस दिया जाता है, बाद में यूसीएस दिया जाता है, सीएस के बाद यूसीएस दिया जाता है। ठीक है। लेकिन यूसीएस को कब दिया जाता है? सीएस देने के बाद एंड में उसको यूसीएस को भी दिया जाता है। मतलब घंटी बजाई गई, थोड़ा गैप रखा गया घंटी के आवाज में, और उसके बाद घंटी के साथ साथ क्या किया गया? फुड को भी दिया गया। घंटी के साथ साथ घंटी बजती जा रही है और फुड दिया जा रहा है। पहले शुरुआत में अकेली घंटी बजाई गई, उसके थोड़े सेकंड के बाद घंटी की आवाज के साथ क्या किया गया? फूड को भी दिया गया। तो उसको बोलते हैं डिले कंडीशनिंग। ठीक है ना, डिले कंडीशनिंग। और एंड दोनों का साथ में किया जा रहा है। ठीक है। सेम टाइम पे एंड हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। दोनों एंडिंग में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब एक साथ दिया जा रहा है दोनों को। घंटी भी बज रही है और खाना भी दिया जा रहा है। शुरुआत में घंटी अकेली बज रही है, उसके बाद थोड़े से सेकंड के बाद घंटी तो बजनी जा रही है और खाना दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनी है उसी को बोलते हैं डिले कंडीशनिंग। और सबसे बेस्ट कंडीशनिंग भी इसको ही माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग हो तो डिले कंडीशनिंग, ध्यान रखिएगा। दूसरी यहाँ पर है ट्रेस। तो ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होगा कि पहले सीएस दिया जाता है, घंटी बजाई जाती है और फिर थोड़ा सा टाइम गैप लिया जाता है, थोड़ा सा, और उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद यूसीएस दिया जाता है, यानी कि फूड दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। यहाँ पर टाइम गैप और ओवरलैप नहीं होता है, दोनों को एक साथ में नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में क्या होता है? दोनों को साथ में दिया जाता है। घंटी भी बज रही है, फूड भी दिया जा रहा है। ठीक है। उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। तो सबसे वीक कंडीशनिंग इसको माना जाता है, सबसे वीक कंडीशनिंग। दोनों को साथ दिया जा रहा है तो कंडीशनिंग कैसे होगी भाई? सोचो ना, मतलब कैसे कुत्ते को पता है कि घंटी से ही उनको मतलब कि सलाइवा स्टार्ट करना है? ये तो नहीं पता चलेगा ना, दोनों को साथ में ही दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वीक कंडीशनिंग यहाँ पर देखी जा रही है। सेम टाइम पे कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप का मतलब एक साथ प्रस्तुत करना, एक साथ जुड़ना। ठीक है। तो ये वीक कंडीशनिंग इसको माना जाता है। अभी लास्ट आता है बैकवर्ड। बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड में क्या होगा? पहले यार यूसीएस दिया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है पहले। ठीक है ना, पहले फूड दिया जा रहा है, फूड देने के बाद उसको क्या किया जा रहा है? उसको सीएस दिया जा रहा है। ठीक है। उसको घंटी बजाए। अब कोई मीनिंग है बताओ? आपको
भोजन की जरूरत है, भोजन दे दिया गया, उसके बाद चाहे जितनी मर्जी बेल बजा लो, कोई मतलब नहीं है कोई मतलब, बताओ, नहीं है ना। तो ये बिल्कुल वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीकेस्ट, ठीक है ना, वेरी वेरी वीकेस्ट यहाँ पर कंडीशनिंग मानी जाती है। मतलब यहाँ कंडीशनिंग हो ही नहीं सकती ना यार, यहाँ पर कंडीशनिंग कैसे होगी बताओ तो। हाँ, यहाँ पर कंडीशनिंग कैसे होगी, नहीं होगी ना भाई। जो हम घंटे के प्रति रिप्लाई चाहते हैं वो तो नहीं होगा। कुत्ते को तो खाना मिल गया भाई, भूखा कुत्ता है, उसका तो पेट भर गया, अब उसको कोई मतलब नहीं घंटी वंटी से, है ना। चलिए, तो ये 4 टाइप की यहाँ पर टाइमिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्लासिकल कंडीशनिंग के 4 टाइप्स यहाँ पर देखने को मिले। पावलोव ने इस तरीके से कंडीशनिंग कर करके, ट्राई करके एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे कुछ, ठीक है। अब आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के और टाइप्स। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, जिनको साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ना मैंने आपको बताया ना वही बात है, साइमल्टेनियस वाले वो सारे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम CS देते हैं, ठीक है, और UCS को साथ में ही देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स देखा जाता है, तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, जो कि वीकेस्ट है। हमने यही बोला ना, साइमल्टेनियस वीक है, कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। ठीक है ना, कंप्लीट ओवरलैप, वीक कंडीशनिंग। दूसरा है डिले कंडीशनिंग, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। डिले कंडीशनिंग, डिले टेम्पोरल सीक्वेंस बोला जाता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और इसमें भी डिले कंडीशनिंग में भी शॉर्ट डिले कंडीशनिंग को ही अच्छा माना, बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है, समझ रहे हो, लंबा डिले करोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो शॉर्ट डिले कंडीशनिंग का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंडीशनिंग में, डिले कंडीशनिंग में भी शॉर्ट डिले कंडीशनिंग जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग माना जाता है। यानी कि यहाँ पर पहले क्या किया जाता है, CS को दिया जाता है और लास्ट में एंड में दोनों को मिला लिया जाता है, UCS को और CS को, ठीक है ना, एंड दोनों का साथ में होता है। शुरुआत CS से होती है, एंड CS और UCS से दोनों से होती है, ठीक है ना। तो ये है डिले कंडीशनिंग यहां पर, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग है। यहां पर आपको टाइम गैप भी देखने को मिलता है, ठीक है, टाइम गैप है यहाँ पर, टाइम गैप भी जरूरी होता है ना। टाइम गैप नहीं रखोगे तो साइमल्टेनियस की तरह हो जाएगा, तो टाइम गैप जरूरी है। और शॉर्ट टाइम गैप की बात हो रही है। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होगा, ट्रेस कंडीशनिंग में पहले CS दिया जा रहा है, फिर टाइम गैप रखा जा रहा है और उसके बाद UCS दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये है ट्रेस कंडीशनिंग। अब ट्रेस कंडीशनिंग में भी टाइम गैप देखने को मिलेगा ना, यस, यहां पर भी टाइम गैप है, ठीक है, और यहां पर टाइम गैप है, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, नो ओवरलैप, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है, नो ओवरलैप। उसके बाद आते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड बहुत ही खराब है, ठीक है, कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग है ही नहीं, नो कंडीशनिंग, ठीक है। भले कंडीशनिंग कहा जा रहा है लेकिन ये कंडीशनिंग होगी ही नहीं ना भाई। आप पहले UCS को दे रहे हो, भूखा कुत्ता है उसको खाना ही दे रहे हो, उसके बाद तुम, अगर तुम बच्चे को बोलते हो कि तुम खाना खा लो, मेरा इतना काम कर दो, पहले खाना खा के मेरा इतना काम कर दो, तो बच्चा कहेगा ओके ओके कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद मेरा काम हो गया अभी, अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो ये वाली बात हो गई भाई, कोई कंडीशनिंग नहीं होगी, ठीक है ना, नो कंडीशनिंग। यहाँ पर UCS के बाद CS दिया जा रहा है, टाइम गैप तो है यहाँ पर भी, लेकिन क्या मतलब टाइम गैप का, है ना। चलिए, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। अब हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या होगा कि शुरुआत में क्या हुआ, CS दिया गया और नो रिस्पॉन्स देखा गया, है ना,
उसके बाद क्या हुआ, CS के साथ UCS को दिया गया, UCS के साथ यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला। ये जो प्रोसेस है बार बार दोहराई गई है ना, बार बार दिन ये आए, ये दोहराई गई है ना, बार बार दोहराई गई प्रोसेस। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि ओनली CS के प्रति रिस्पॉन्स किए करने लगा। अब ये जो है बार बार ये यहाँ पर रिस्पॉन्स करा, तो अब क्या हुआ कि CS के साथ इसको एक और CS दिया गया, ठीक है ना, और एक UCS दिया गया जो कि अनकंडीशन था, ठीक है, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई थी उसके साथ। तो CS को UCS के साथ प्रेजेंट किया गया, लाइट को दिया गया, यहाँ पर क्या किया गया, लाइट दिया गया। ये सेकंड टाइम कंडीशनिंग हो रहा है, ठीक है ना, ये सेकंड टाइम कंडीशनिंग हो रहा है। तो लाइट दी गई और यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिला, CS दिया गया, लाइट दिखाई गई और यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा। अब ये बार बार हुआ, बीच बीच में फूड भी दिया जाता था इसको, ठीक है ना, बीच बीच में फूड भी दिया जाता था, अदरवाइज तो फिर वो CS के प्रति भी रिस्पॉन्स ना करता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि ओनली लाइट जली और कुत्ते ने रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये जो कंडीशनिंग हुआ ना, उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, और इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। फर्स्ट ऑर्डर में तो वो बेल के साथ कंडीशनिंग हुई थी, ठीक है ना, और सेकंड ऑर्डर में किसके साथ हुई, सेकंड ऑर्डर में लाइट के साथ हो गई। इस इज क्लियर। चलो यहाँ पर यही वाली बात है, देखो पहले बेल के साथ फूड दिया गया और यहाँ पर सलाइवेशन देखने को मिलता था। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर कंडीशनिंग हो चुकी है ना, तो यहाँ पर अब वो CS के प्रति क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रही है, कंडीशनिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्पीकी कैबिनेट डोर, यहाँ पर डोर जो है वो ओपन होता है और यहाँ पर घंटी बजाई जाती है, तो यहाँ पर सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ओनली डोर जो है वो खुलती है और यहाँ पर सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में आप देखोगे तो UCS क्या था, फूड था, और CS क्या था, CS आपके बेल था, है ना। लेकिन सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, UCS क्या है आपके पास, यहाँ पर दिया गया है, डोर दिया है, आप डोर समझ लो या लाइट समझ लो, ठीक है, हमने लाइट का एग्जांपल दिया था। तो लाइट और आपका CS क्या है, सॉरी ये CS है, ठीक है ना, ये आपका CS है क्योंकि कंडीशनिंग की है इसके साथ, और UCS क्या है आपका बेल, ठीक है, इस तरीके से। अब कौन से फैक्टर ऐसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस थियरी को, तो स्ट्रेंथ, टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी, पेयरिंग जो है US और CS की, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें जो है वो इस थियरी को इन्फ्लुएंस करती है, इस कंडीशनिंग को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे समझते हैं, स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, स्ट्रेंथ कंडीशन रिस्पॉन्स मीन्स सीखा हुआ जो बिहेवियर है अगर वो स्ट्रांग है और CS द्वारा आसानी से प्राप्त किया जाता है ना, CS के द्वारा आसानी से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रांग, क्या बोलेंगे, स्ट्रांग कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। ये स्ट्रांग कंडीशन रिस्पॉन्स है कि आपने CS को देखा, फटाक से रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है ना, बेल बजते ही तुरंत रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो हो गई उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारकों में UCS की तीव्रता भी हो सकती है, UCS कितना मतलब उत्तेजित है, ठीक है ना, कितना उत्तेजना पैदा कर रहा है वो भी है। CS और UCS की पेयरिंग जो है वो भी है, कितनी नंबर्स ऑफ पेयरिंग है ना, कितने पैर के साथ, यहाँ पर पैर मतलब पाँव की बात नहीं हो रही है, और पाँव मतलब खाने के पाँव की बात नहीं हो रही है ना, लेग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। पेयरिंग में मीन्स दो चीजों को जोड़, है ना, जोड़ा बोलते हैं ना, उस जोड़े की बात हो रही CS और UCS के, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ को किस तरीके से आप प्रस्तुत करते हो चीजों को,
टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग में मैंने बता दिया कि अगर टाइमिंग ज्यादा होगा CS और UCS के बीच में तो कंडीशनिंग बहुत जल्दी नहीं होगी, वीक हो जाएगी, लर्निंग प्रोसेस वीक हो जाएगी, है ना। अगर टाइमिंग देखो कम होगा तो लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग हो जाएगी, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेयरिंग, जो पेयरिंग है, जो जोड़ा बनाया गया है CS और UCS का, है ना, जैसे हमारे यहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा बनाते हैं, पता नहीं कैसे बना लेते हैं, दोनों ही ऑपोजिट, जेंडर भी ऑपोजिट, दिमाग भी ऑपोजिट यार। तो यहाँ पर CS और UCS को एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं जब, तो उतनी ही मजबूत जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है ना वो बन जाती है, ठीक है। अगर इफेक्टिवनेस जोड़ी की बात करें हम तो उसकी स्थिरता पे भी निर्भर करती है कि कितना स्थिर है। CS को कभी कभी UCS के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, संबंध कमजोर पड़ जाएगा। जैसे कि अभी गोविंदा और उसकी जो वाइफ सुनीता के डाइवोर्स की बात आ रही है ना, वो भी तो यही है। अब इतने सालों के बाद बूढ़े हो गए यार, अभी तो जवानी भी नहीं रही है और आप लोग डाइवोर्स पे डाइवोर्स ले रहे हैं भाई। हाँ, तो इतने साल किया क्या, इतने साल अगर बीवी को जिलाए तो और काफी और ज्यादा साल मरते तक मतलब जेल लो। अब थोड़े से टाइम है ना, कितना जियोगी आप जी जी के, 70-80 साल अब जेल लो। 50 साल तक अगर आपने जेला है, 60 साल तक जेला है, तब 40 साल ही जेला है ना, ज्यादा से ज्यादा 100 साल आप जियोगे, तो जेल लो भाई, क्यों डाइवोर्स ले रहे हो। तो यहाँ पर अकेले अकेले जाओगे तो रिलेशनशिप तो कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि CS को अकेले को भेजा जा रहा है तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या हो जाता है, एसोसिएशन कमजोर हो जा रहा है। अगर पति पत्नी दोनों को साथ में ही भेजा जाता है तो उनके बीच में प्यार भी बढ़ता रहता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर एसोसिएशन बढ़ता जाएगा। CS और UCS को साथ में भेजा जाए तो जरूरी नहीं कि हर रोज साथ में भेजो, फिर वो बोर हो जाएंगे। तो कभी कभी भी लेकिन साथ में भेजा करो, बहुत ऐसा मत करो कि फिर CS को ही भेजो भेजो भेजो, कुछ आ नहीं रहा, वो कुत्ता जो है परेशान हो जा रहा है यार, ये तो मुझे बुद्धू बना रहा है, उल्लू बना रहा है, ठग रहा है मुझे, हो क्या रहा है ये सब, है ना। तो इस तरीके से तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेयरिंग जो है वो भी मैटर करती है, इम्पैक्ट करती है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, ये कल करेंगे क्योंकि बाकी की थियरी भी तो करनी है क्लासिकल कंडीशनिंग की कल, तो उसके लिए इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है मैंने, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक तो बनती है भाई, लाइक कर दो भाई, शेयर भी कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी तो फैमिली बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो शेयर कर दो भाई फटाफट से, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और प्यारी प्यारी कमेंट्स का मुझे आपके इंतजार रहेगा, तो जरूर करिएगा कमेंट्स और बताइएगा कितना जाना, क्या नहीं जानते थे जो मैंने यहाँ पर बताया है, और जो आपने आज कुछ नया लर्न किया है। जो नॉलेज आपके पास प्रायर नॉलेज जो था वो तो सही है, लेकिन कुछ न्यू नॉलेज अगर आपने इस क्लास में गेन किया है तो उसके बारे में जरूर बताना, लेकिन शॉर्ट में बताना। बहुत लंबी लंबी कमेंट मत कीजिए क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, मेमोरी मतलब रोकती है मोबाइल, ठीक है ना। तो शॉर्ट और स्वीट एंड शॉर्ट में आप आंसर करेंगे, कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।